फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकार चलाने के लिए या जो भारतीय शासन प्रणाली है उसके कितने आधार स्तंभ है जिससे जो हमारे देश की सरकार चलती है या हमारे देश का सिस्टम चलता है। तो जो हमारे संविधान के या शासन प्रणाली के 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। 3 जो हमारी सरकार के 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सरकार, 3 स्तंभ सरकार चलाने के लिए तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? 3 आधार स्तंभ। तो वो है, फर्स्ट जो है कार्यपालिका। सबसे पहले हम कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका जो एक फर्स्ट स्तंभ है। सेकंड जो स्तंभ है वो है विधायिका या विधानपालिका। और जो थर्ड जो स्तंभ है वो है न्यायपालिका। ये हमारे संविधान के या हमारी जो भारतीय शासन प्रणाली है उसके 3 आधार स्तंभ है। तो इसी के आधार पर जो हमारा कोई भी कानून बनाना हो, कार्यपालिका में क्या होता है? विधानपालिका में तो सबसे पहले कानून बनता है। कानून बनाना कहाँ पे बनता है? विधानपालिका में कानून बनाया जाता है। और जो कानून को लागू कौन करता है? वो करता है कार्यपालिका। कानून लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। और जो कानून बनाया गया है उसको कानून को चेक करने का काम किसका है? न्यायपालिका। कानून को चेक करना वो है न्यायपालिका काम। तो ये सभी 3 अलग अलग जो स्तंभों में बांटा गया है, इनको अलग अलग प्रणाली बनाई गई है। तो 3 स्तंभ तो हो गए हमारे। और जो 4th जो स्तंभ है वो हम माना जाता है मीडिया को, परंतु इसको इतनी शक्ति नहीं दी गई है। उसका ये स्तंभ जो बहुत कमजोर है, परंतु माना तो जाता है 4th स्तंभ मीडिया को। तो ये 3 जो स्तंभ है वो इसी के आधार पर जो हमारी सरकार चलती है, इसी पे टिकी हुई है हमारी शासन प्रणाली। तो हम जो कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इसको एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक आता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति किसमें दिया गया है? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होता है? तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर में कौन कौन होता है कार्यपालिका में? तो सेंटर में होता है इसमें प्रेसिडेंट शामिल होते हैं कार्यपालिका में। प्रेसिडेंट। सेकंड पे आता है वाइस प्रेसिडेंट। और कौन होता है इसमें शामिल? PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो हमारे मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर। और कौन होता है इसमें? अटॉर्नी जनरल। ये सभी किसमें होते हैं? कार्यपालिका में। कौन कौन होता है? सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, PM होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए सभी, और अटॉर्नी जनरल। ये आते हैं कार्यपालिका में, सेंटर में। और जो स्टेट की बात करें कि स्टेट में कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो वो है गवर्नर हो गया, राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति है सेंटर में। इसी तरह जो स्टेट में है, स्टेट में कौन है? गवर्नर। और सेकंड नंबर पे आता है CM। यहाँ पे सेंटर में हो गया PM और स्टेट में हो गया CM। और कैबिनेट मिनिस्टर तो सेम ही है, कैबिनेट मिनिस्टर। और कौन इसमें? एडवोकेट जनरल। तो ये सभी स्टेट में आते हैं। और ये जो ऊपर दिए हैं सेंटर में, ये कार्यपालिका के अंडर। और अब हम बात करते हैं विधानपालिका में कौन कौन शामिल होता है? विधानपालिका में सेंटर में होते हैं, सेंटर की बात करें सबसे पहले, सेंटर में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है सेंटर में, विधानपालिका में। और सेंटर में कौन है? जो स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। तो
लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। इसे संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। और विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? विधानमंडल, सॉरी विधानमंडल, इन दोनों को मिलाकर विधानमंडल कहते हैं इसे। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद कहा जाता है। और न्यायपालिका में क्या क्या शामिल है? तो सेंटर में इसमें है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट। और जो स्टेट में कौन आ जाता है? हाई कोर्ट। तो ये हमारे जो 3 स्तंभ है, इनके अलग अलग जो स्तर से शामिल होते हैं। तो 3 स्तंभ जो हम दोबारा इसके रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो है कार्यपालिका, सेकंड विधानपालिका और थर्ड जो है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का जो काम होता है वो क्या है? कानून को लागू कराना या लागू करना उसको। और विधानपालिका का कार्य क्या है? कानून को बनाना, कोई भी विधि बनाना, कोई भी कानून बनाना। तो वो काम है विधानपालिका का, लोकसभा, राज्यसभा जिसमें आते हैं। और जो न्यायपालिका है उनका क्या काम है? कोई भी कानून बनाया है उसको कार्यपालिका ने लागू कर दिया है, उसके बाद में जो कानून को चेक करना है वो कार्यपालिका का कार्य है। और जो कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल है? सेंटर में तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो शामिल होते हैं, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। और जो स्टेट में है, स्टेट में कौन शामिल होता है कार्यपालिका में? तो स्टेट में है गवर्नर, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। इसी तरह जो विधानपालिका में है लोकसभा, राज्यसभा और जिसे मिलकर संसद बनती है। और स्टेट में है विधान परिषद और विधानसभा। और इसी तरह न्यायपालिका में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यह है 3 स्तंभ। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन होता है? राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की ही बात करेंगे, बात करेंगे इसमें। तो संघीय कार्यपालिका इसका भाग कौन सा है, किस भाग में शामिल है? तो ये भाग है 5वें। और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 52 से लेकर 78 तक, 78 तक क्या दिया गया इसमें? संघीय कार्यपालिका के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में दिए गए हैं 52 से लेकर 78 में, जिसमें ये सभी आ जाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ये सभी इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम क्या है? वो है रामनाथ कोविंद। जो करंटली हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे ये क्वेश्चन नॉर्मल हो, परंतु एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे एग्जाम में अभी मास्टर कैडर हुआ था एसएसटी का, उसमें पूछा गया था कि जो स्पीकर कौन है, या कोई नॉर्मल क्वेश्चन आया था जो विधानसभा के सदस्य कौन है, कोई विरोधी दल का नेता कौन है, स्पीकर कौन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो याद होने चाहिए कि जो राष्ट्रपति कौन है वगैरह, तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। कोई भी नया बना है या कोई भी सदस्य हो। तो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति है जो भारत के पहले नागरिक है। भारत का जो पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर गणना करनी हो या कोई जनगणना होती है हमारे देश की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति से स्टार्ट होती है जनगणना, शुरू राष्ट्रपति से ही होती है हमारे देश की जो जनगणना। तो सेकंड जो दूसरा, भारत का दूसरा नागरिक कौन सा है? भारत का दूसरा नागरिक कौन सा है? दूसरा नागरिक तो वो है उपराष्ट्रपति। और जो तीसरा नागरिक है, भारत का तीसरा नागरिक वो है
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था क्या आपको। भारत का जो पहला नागरिक कौन है, वो राष्ट्रपति है। सेकंड जो दूसरा नागरिक कौन होता है, वो है उपराष्ट्रपति। और तीसरा जो नागरिक कहते हैं वो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। और अगर हम बात करें कि जो तीनों सेना होती है, तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष या कमांडर, कमांडर कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना के अध्यक्ष या कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है, ये जीके का क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल जो। तो तीनों सेना के अध्यक्ष को या कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो तीनों सेना कौन कौन सी हैं, तीनों सेना कौन कौन सी हैं? फर्स्ट होती है आर्मी, आर्मी। और सेकंड जो होती है वो होती है नेवी, नौसेना। और जो थर्ड सेना होती है वो है एयरफोर्स, एयरफोर्स। तो ये होगी सेना हमारी। तो आर्मी का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल, जनरल। आर्मी के हेड को क्या बोलते हैं, जनरल। और नेवी के हेड को क्या बोलते हैं, इसको एडमिरल, एडमिरल। और जो एयरफोर्स के हेड को होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयर चीफ, एयर चीफ। तो ये इनके हेड के नाम है, हेड। तो ये सेना है। आर्मी के हेड को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। और नेवी के हेड को क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। और एयरफोर्स के हेड को क्या कहते हैं, एयर चीफ, एयर का एयर चीफ। ये तो जो याद इजी हो जाता है। और जो आर्मी है उसको हेड को जनरल कहते हैं। तो आर्मी की जो जनरल है, जो हेड है, तो वो कौन है अब जो वर्तमान में, तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ये जो आर्मी के हेड हैं, जनरल हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। पहले इसके जो हेड कौन थे, विपिन, इसकी बाद में बात करेंगे। चलो पहले ये देख लेते हैं। जो नेवी के हेड कौन है, एडमिरल कौन है, वो है करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। और जो एयरफोर्स के जो हेड है वो है एयर चीफ जो है वो राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया, जो एयर चीफ हैं, एयर जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं, जिसे आरके भी कहते हैं, आरके भदौरिया, आरके भदौरिया। शॉर्टकट में भी क्वेश्चन आता है, परंतु हमारे जो मास्टर कैडेट में एग्जाम होता है उसमें फुल फॉर्म आती है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फुल फॉर्म हमें पता नहीं होती है, हम सीधे ही पढ़ लेते हैं कि आरके भदौरिया, या कोई भी नेम हो गया। जिसे हमारे जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, वीपी सिंह बदनौर। ये नाम वीपी का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, विनोद कुमार बदनौर। तो आरके भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया। तो बात कर रहे थे कि मनोज कुमार नरवणे। इससे पहले इनका जो जनरल हेड कौन था, वो थे विपिन चंद्र रावत, विपिन चंद्र रावत पहले थे, अब नहीं है ये। पहले विपिन चंद्र रावत थे और अब इनको विपिन चंद्र रावत को क्या बना दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 सेकेंड, विपिन चंद्र रावत। तो अब इनको कौन सी सीट दे दी गई है, विपिन चंद्र रावत को, तो ये है सीडीएस, सीडीएस बना दिए गए इनको, जिसकी फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ बना दिए गए हैं किसको, विपिन चंद्र रावत को। तो अगर हम बात करें इनकी सभी की कार्यकाल कितना होता है, मनोज मुकुंद नरवणे का, या करमबीर सिंह का, या राकेश कुमार भदौरिया का, तो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। 1 सेकेंड, साइड में लिख देती हूँ। कार्यकाल कितना होता है इनका, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, तीनों का ही।
ये थी आपके लिए करंट नॉलेज। तो अब हम नेक्स्ट जो आगे टॉपिक करते हैं, तो उसी पॉइंट पे आते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। तो भारत में ब्रिटेन की तरह जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो देश के सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नामात्र के मुखिया होते हैं। और जो वास्तविक रूप से जो शक्ति है वो किसके पास होती है? कार्यपालिका शक्ति जो वो होती है मंत्रिपरिषद के पास। और जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो सभी मंत्री हैं वो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के जो सभी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैं बता रही हूँ जो भारत में ब्रिटेन की तरह शासन प्रणाली है और जो राष्ट्रपति है वो नामात्र के मुखिया है। मैंने ये बात आपको प्रधानमंत्री का जो मैंने लेक्चर करवाया था उसमें बता दी थी सारी बात कि जो राष्ट्रपति है वो नामात्र के मुखिया होते हैं। और जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो करते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो अगर हम व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है कोई भी मंत्री हो। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये भी लाइन दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पॉइंट है। तो इसी तरह जो जैसे ब्रिटेन में जो सम्राट का पद होता है वो वंशानुगत है। वहाँ पे ब्रिटेन में जैसे राष्ट्र सम्राट है उसका जो अगला बेटा है, कोई भी पोता है, तो वो उसका पद संभालेगा। परंतु जो भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चुने जाते हैं और वंशानुगत है। कोई भी पद उसके संरक्षण के लिए नहीं रखा जाता, रिजर्व नहीं रखा जाता, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये भारत में जो शासन चलता है, यह सिस्टम है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 52 या 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है 52 में राष्ट्रपति होगा। ये जो आर्टिकल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आगे आर्टिकल आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में है। जो भारत में जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और जो संघ की जो सभी कार्यपालिका शक्ति हैं उसमें राष्ट्रपति में निहित होती है। परंतु कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो उसका प्रयोग कौन करता है? उसका प्रयोग वो स्वयं कर सकता है और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से या मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। कोई भी कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति खुद नहीं करता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे विधायिक शक्ति के अंडर। आर्टिकल 53 में आपको समझ में आ गया होगा क्या दिया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट 53 में।
आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है, इसमें है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी आर्टिकल 54 में दिया गया है। तो आर्टिकल जो 54 है, इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में कौन से संविधान के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से संविधान से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है सारा कुछ कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिए गए हैं, राष्ट्रपति जो नामांतर का मुख्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिया था पहले। तो नामांतर का मुख्य जो है वो किस देश से लिया गया है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसी तरह इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, इसकी जो प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन इसमें राष्ट्रपति को वोट देता है। तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट होते हैं एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए जो दोनों हैं वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। एमपी कहाँ से, जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो, और राज्यसभा के एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर होते हैं एमपी होते हैं वो। और एमएलए कौन से हैं, एमएलए जो 28 स्टेट हैं हमारी, 28 स्टेट के एमएलए, 28 स्टेट्स, और जो 3 यूटीज हैं, 3 यूटीज के एमएलए। 3 यूटीज कौन कौन सी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, और थर्ड जो है जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों जो यूटीज हैं, यहाँ से जो एमएलए हैं वो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। 3 यूटीज, 28 स्टेट हो गए, और ये मिलकर कितने हो गए, 31 जो 28 स्टेट और 3 यूटीज के मिलकर एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और जो मेंबर होते हैं जो भाग लेते हैं वो सभी निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं तो वो इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो निर्वाचित सदस्य होती हैं जिनका जनता के द्वारा चुने जाते हैं एमपी और एमएलए, वही जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा, वो इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और एमएलए 28 स्टेट के, पंजाब हरियाणा सभी 28 स्टेट है जो हमारे, उस सभी के एमएलए, और 3 यूटीज दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन सभी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये इस आर्टिकल 54 में दिया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 55 में क्या आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में आर्टिकल 55 में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, जो हमने पढ़ लिया था पहले, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो निर्वाचन इनडायरेक्ट रूप से होता है। और कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और
अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या इसकी जो निर्वाचन करने की रीति है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के, अगर हमारे एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है या किस तरह होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं, जैसे ए बी, ये अलग अलग उम्मीदवार हैं, बी और सी और डी, तो एक व्यक्ति है जो वो सभी को, चारों को ही वोट देगा, ए बी सी और डी को। तो जिसको जो व्यक्ति है जो वोट देने वाला है, तो जिसको ज़्यादा राष्ट्रपति, जैसे ए वाला पसंद है पहले, तो ए वाले को पहला वोट देगा। अगर उसको ये भी नहीं जीतता है तो वो सेकंड वाले को देगा कि ये नहीं जीतता तो इसको बनाया जाए, और फिर तीसरा वोट इसको देता है, या फिर इसको भी दे सकता है, फिर इसको दे सकता है। तो इसी तरह हर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है तो वो ए को ही वोट देगा, पहला वोट जो एक नंबर वाला, और दूसरा जो अगर सी वाले को दे दे या फिर डी वाले को दे दे। इस तरह जो हर व्यक्ति है जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, जो लोग जिससे ज़्यादा पसंद करेंगे, उसे पहला जो राष्ट्रपति चुना जाएगा। अगर वो नहीं जीतता है, उसके जो नंबर कम है या उसे कम पसंद करते हैं, तो बी वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी को राष्ट्रपति चुना जाएगा। ऐसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, ये इसकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 57। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 56 है, जो 55 कर लिया हमने, 56 में क्या दिया गया है? 56 आर्टिकल में, तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना टर्म होगा राष्ट्रपति का, कितने साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 56 के अनुसार, राष्ट्रपति जिस दिन से अपना जो पद धारण करते हैं, उस दिन की जो तिथि होती है, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति ने पद धारण किया है, उस दिन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रहता है। 5 वर्ष तक, वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ये हमारे एग्जाम में अभी मास्टर ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष ही हमारा राइट ऑप्शन था। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता लग गया होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आर्टिकल 56 में दिए गए हैं 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या देख लेते हैं, क्या दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 57 है जो, इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद पर री इलेक्ट हो सकता है। जो राष्ट्रपति के पद पर री इलेक्ट हो सकता है, ये दोबारा या पुनः नियुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के पद पर री इलेक्ट हो सकता है। जैसे एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, दोबारा भी जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति के री इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति दो से ज़्यादा बार भी हमारे जो भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति 2 साल से जैसे 2 बार राष्ट्रपति बन गया है एक ही व्यक्ति, तो वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारी संविधान में जो लिखा नहीं हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार, जो व्यक्ति है राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है। तो जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका में क्या है, जो राष्ट्रपति है वो 2
बार ही राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये अमेरिका में ये जो है सिस्टम है, 2 बार ही बन सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं बन सकता। तो उनका कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का अमेरिका के अंदर? उनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। हमारे जो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु जो अमेरिका में है उनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति है जो हमारे भारत के, तो भारत में जो ऐसे राष्ट्रपति कौन से बने हैं जो अभी तक 2 बार नियुक्त हो चुके हैं? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति बने थे। अभी तक 2 बार कोई भी राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति। तो ये कब नियुक्त हुए थे? एक तो 1951 में 52 में सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में उसी दोबारा बन गए थे साथ में 1957 में। तो ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 1952 को और 1957 को। राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं जो 2 बार नियुक्त हो चुके हैं या हो गए थे। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया 57। इसमें राष्ट्रपति के पद को जो री इलेक्ट हो सकता है इसके बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 58 के बारे में करेंगे। 58 आर्टिकल में क्या दिया गया है ये हम अभी जान लेते हैं। तो 58 आर्टिकल है जो आर्टिकल 58 या 58 आर्टिकल, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता, या हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की योग्यता, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका जो एज होनी चाहिए, ये इस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 58 में। तो हम देख लेते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसकी जो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है, भारत का नागरिक हो। तो नागरिक कैसे होना चाहिए? या तो बाय बर्थ होना चाहिए, जन्म से ही, या फिर उसने प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो अपनी नागरिकता प्राप्त कर चुका हो भारत के। जैसे 12 साल तक रहकर वो अपराधी ना हो, ये सब कुछ जो फंडा है, कंडीशन है, वो लागू होनी चाहिए इस पर, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। सेकंड नंबर पे आता है कि जो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति, उसकी आयु है या उम्र है उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति। और थर्ड नंबर पे आता है कि जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो MP बनने के लायक हो। लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। इसमें इतने तो होने चाहिए गुण। फोर्थ नंबर पे आता है कि किसी लाभ के पद पर न हो, किसी भी तरह के किसी भी लाभ के पद पर न हो, कोई भी प्रॉफिट न कमाता हो, जैसे सरकार की ओर से कोई भी पद धारण न किया हो, कोई अन्य किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसका मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद या फिर विधानमंडल, संसद जो सेंटर में है और जो स्टेट में है वो है विधानमंडल। तो विधानमंडल और संसद में दोनों में से किसी भी जो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल हो चाहे संसद हो, दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर मेंबर है तो वो इलेक्शन होने की तिथि से उनका उस स्थान का जो उस सदन में खाली हो समझा जाएगा। अगर राष्ट्रपति इन दोनों में से किसी भी सदन में से कोई भी किस सदस्य बना हुआ है, कोई भी सीट पे है,
तो वो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उस दिन की तिथि से ही उस जो संसद में या विधानमंडल में उसका पद जो है या उसका जो सीट है वो खाली समझी जाएगी। ठीक है, तो ये है किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति की जो योग्यता के बारे में है। अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि कौन सी योग्यता है। भारत का नागरिक हो और जो आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने के गुण हो इसमें। तो 4th नंबर पे आता है किसी भी लाभ के पद पर न हो, कोई भी जो सीट पे न हो, कोई संसद में हो या विधानमंडल में, तो वो सीट राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो वो अपने आप ही खाली हो जाएगी। तो ये है राष्ट्रपति की योग्यता। अब हम आर्टिकल करते हैं नेक्स्ट कौन सा है? आर्टिकल 59। तो आज का जब हम सब जो टॉपिक कर लेंगे उसके बाद में हम जो आर्टिकल है वो दोबारा रिवीजन करेंगे उनकी। तो 59 में क्या दिए गए हैं? इसमें दिए गए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने कार्यकाल के समय या उसकी जो राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है तो उसके साथ में राष्ट्रपति की सीट के साथ साथ में वो और कोई भी सीट पे जो धारण नहीं करेगा, कोई भी सीट धारण नहीं करेगा। मीन्स कोई भी जैसे 2 सीट एक टाइम में 2 सीट पे नहीं बैठेगा। तो ये इसके बारे में दिए गए 59 के बाद आर्टिकल 59 में कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में था। नेक्स्ट आर्टिकल आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में आपको सबको पता होगा, ये इसमें दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या राष्ट्रपति की जो शपथ के बारे में है, शपथ के बारे में आर्टिकल 60। तो राष्ट्रपति को अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल के अनुसार जो आर्टिकल 60 है, इस आर्टिकल के अनुसार जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जो होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर जो CJI होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वो अगर छुट्टी पे हो, CJI जो छुट्टी पे हो, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसके बाद में जो अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण में छुट्टी पे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है CJI, और CJI अगर छुट्टी पे हो, अगर सीट पे न हो किसी कारण, तो दूसरे नंबर पे कौन शपथ दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज या कोई एक्सपीरियंस या कोई वरिष्ठ या ज्येष्ठ कोई न्यायाधीश होता है CJI के बाद में, तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर उसके अगर ये भी छुट्टी पे हो, सीनियर मोस्ट जज या ज्येष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वो भी छुट्टी पे हो, तो कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? तो उसके बाद में शपथ दिलाता है जूनियर मोस्ट जज। ठीक है, जूनियर मोस्ट जो जज हैं वो शपथ दिलाता है, जो तीसरे नंबर पे आता है, सीनियर मोस्ट जज के बाद में जूनियर मोस्ट जज। तो इस तरह राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो इसी तरह जो अगर कोई व्यक्ति है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, तो उसे भी इसी तरह जो शपथ दिलाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है, चाहे वो राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, तो वो अगर 6 महीने भी बनता है, 6 महीने के लिए, तो भी उसको इसी तरह शपथ दिलानी पड़ती है, इसी तरह जो शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे CJI उसको मुख्य न्यायाधीश है जो,
वो उसको शपथ दिलाएगा, जो कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट है उसको या वाइस प्रेसिडेंट को। तो अगर वो सीजी नहीं होता है, छुट्टी पे है, तो सीनियर मोस्ट जज, और सीनियर मोस्ट जज नहीं है तो जूनियर मोस्ट जज। इसी तरह ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की रीति है, प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये शपथ के बारे में है राष्ट्रपति के। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है, ये भी आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 60 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 60 ये भी, और आर्टिकल 61 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के, एग्जामिनर के लिए। ये आर्टिकल जो है 60 और 61 जो फेवरेट होते हैं उनके। तो इसमें 61 आर्टिकल में क्या दिए गए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में दिए गए हैं। महाभियोग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग लगता है, कैसे लगता है, किस रीति से लगता है, कौन लगाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आर्टिकल जो 61 है, इसके अनुसार यदि कोई राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का विरुद्ध कोई कार्य करता है, राष्ट्रपति किसके विरुद्ध, संविधान का अतिक्रमण करने पर या फिर संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर जो तो अगर कोई जो राष्ट्रपति है वो संविधान के विरुद्ध या कोई संविधान का अतिक्रमण करता है या उसका संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट चलाई जा सकती है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में पेश किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव है जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट कौन करता है, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदन में जो संसद के दोनों सदन में ही जो महाराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चालू की जा सकती है या प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों में। तो दोनों सदनों में जब जो स्टार्ट किया जाता है संसद के द्वारा या लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो सबसे पहले उनके जो साइन होते हैं या उनका बहुमत होता है वो कितना होना चाहिए, 1/4, 1/4 जो उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए या उनके साइन होने चाहिए या फिर उनकी सहमति होनी चाहिए 1/4 की, 1/4 सदस्य की। उसके बाद में क्या होता है, इस प्रस्ताव की जो सूचना है उसके बाद में जो राष्ट्रपति है सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसके पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना जो अनिवार्य है या कोई जरूरी है। तो साथ ही जो प्रस्ताव राष्ट्रपति को सूचना के लिए भेजा जाता है तो उस पर जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सिग्नेचर करना होता है, 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए सदस्यों के, जो राष्ट्रपति को कोई भी सूचना दी जाती है लिखित रूप में। तो इसके बाद में क्या होता है, जब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो सूचना दी जाती है तो इस तरह जो अगर उसके बाद में साइन करने के बाद में लोकसभा में, उसके बाद में क्या होता है, लोकसभा में जो प्रस्ताव रखा जाता है पास करने के लिए, तो लोकसभा में जो मेंबर के द्वारा कम से कम 2 तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है। लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो 2 तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वह आगे जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित होकर फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है।
तो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो उस टाइम जो जांच के लिए, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या फिर कोई अपने कोई किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति जो अपना स्पष्टीकरण दे सकता है कि मैंने ये काम नहीं किया है, ये ऐसे नहीं था, ये जो ऐसे नहीं है वो मैंने ऐसे किया था, वो अपने स्पष्टीकरण कर सकता है, जो एक्सप्लेन कर सकता है अपनी बातों को, इसमें राज्यसभा में, ये दूसरे सदन में। तो उसके बाद में जो राज्यसभा के द्वारा जांच की जाती है कि क्या वाकई में ही राष्ट्रपति ने कोई इसके संविधान के विरुद्ध जो अतिक्रमण संविधान का किया है या कोई संविधान के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया है, तो वो राज्यसभा में जांच की जाती है। अगर राज्यसभा में भी 2/3 जो बहुमत से जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसकी जांच के बाद में राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं, तो बहुमत से पारित होता है, तो दूसरे सदन में भी महाभियोग के प्रस्ताव को कम से कम 2/3 बहुमत से जो स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी दिन से इस राष्ट्रपति का जो पद होता है वो खाली समझा जाएगा। क्योंकि इस दोनों लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में जो 2/3 जो बहुमत से पारित हो जाता है प्रस्ताव, तो उसके बाद में राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली समझा जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। क्योंकि दोनों सदनों में ही वो जांच करने के बाद में वो अपराधी पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं। तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये इस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमने पढ़ा था कि लोग जो संसद है या विधानमंडल है, MP होते हैं, MLA होते हैं, या फिर जो 3 UTs हैं हमारी, तो इन सभी के जो MLA और MP जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर। परंतु राष्ट्रपति के जो महाभियोग है इसमें कौन भाग लेता है, इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य। कौन कौन सदस्य, जो निर्वाचित हैं, निर्वाचित और मनोनीत, मनोनीत जो इलेक्ट हैं, ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं MP और जो मनोनीत हैं, वो दोनों ही भाग लेते हैं। बल्कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत जो सदस्य हैं, नॉमिनेट सदस्य हैं, वो मेंबर जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। परंतु जो महाभियोग चलाया जाता है उसमें जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। तो ये इस बात के आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जाता है तब नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। अब हम आर्टिकल नेक्स्ट करेंगे, आर्टिकल 62 के बारे में जान लेते हैं कि 62 आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो अगर आपको इस जो टॉपिक की कोई भी टॉपिक हो मैं करवा रही हूँ वो इसकी PDF चाहिएगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF बनाकर दे दूँगी। आर्टिकल 62 की बात करते हैं। आर्टिकल 62, ये आर्टिकल चाहे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु हमें पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 62 में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जो राष्ट्रपति के जो पद को भरने के लिए उसकी जो पद के भरने के लिए संबंधित है ये आर्टिकल। पद को अगर राष्ट्रपति का पद जो खाली है ये उसके संबंधित आर्टिकल 62 है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, 5 साल के बाद में समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल के बाद में समाप्त होने वाला है, एंड पे है। तो उससे पहले वो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा। ये आर्टिकल 62 के अंदर दिया गया है।
तो इस कंडीशन में जो चुनाव करवाना है वो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर जो राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है तो देश का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसकी सीट खाली होगी, तो देश को तो या कोई कानून बनाना हो तो साइन वगैरह कौन करेगा, तो इसलिए राष्ट्रपति होना आवश्यक है हमारे लिए। तो इसलिए जो राष्ट्रपति के चुनाव पहले करवा लिया जाता है राष्ट्रपति के जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता है जो चुनाव को। तो जो राष्ट्रपति है वो कार्यकाल समाप्त होने पर भी अपने पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति का चुनाव होकर अगला जो राष्ट्रपति नहीं आता है, तो उस टाइम तक जो राष्ट्रपति है वो अपने पद तक बने रहते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, मैं तो इतना क्या लिखती हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने पद पर धारण, अगला राष्ट्रपति अपना जो पद धारण नहीं करता है तब तक बने रहते हैं। यदि जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो सीट है वो राष्ट्रपति हैं तो उनकी सीट खाली हो जाती है, राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है किस टाइम, ये हम देख लेते हैं किस टाइम हो जाती है, मृत्यु के टाइम या डेथ हो जाती है उनकी। और सेकंड नंबर पे त्याग पत्र देने पर या हमें इंग्लिश में कहते हैं रिज़ाइन देने पर। और थर्ड नंबर पे आता है महाभियोग लगाने पर, महाभियोग चलाने पर, इम्पीचमेंट लगाने पर उसका जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसके बाद में। तो ऐसे जो अन्य कारण भी होते हैं कई, जिसके बाद में जो राष्ट्रपति की सीट जो खाली हो जाती है तो उसको कैसे फिल किया जाता है, तो इसकी भी कोई रीति है। तो उसको भरने के लिए जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर करवाए जाने चाहिए। इस कंडीशन के अंदर 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेने चाहिए। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की सीट जो इस तरह खाली हो जाती है मृत्यु के पश्चात, या फिर त्याग पत्र देने के पश्चात, या फिर महाभियोग लगाने के पश्चात, या फिर कोई अन्य कारण के पश्चात जब सीट खाली होती है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करवा लेना चाहिए या करवा लिया जाता है, ये ज़रूरी है। और उन 6 महीनों तक जो सीट कौन संभालता है राष्ट्रपति के, तो 6 महीने तक सीट कौन संभालता है, तो ये हम देख लेते हैं कौन संभालता है। तो उस 6 महीनों के तक जो राष्ट्रपति हैं उसके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो राष्ट्रपति की जो सीट है संभालते हैं कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, या एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो राष्ट्रपति की सीट संभालते हैं कौन, वाइसराय या प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हमारे। यदि जो उपराष्ट्रपति की जो सीट है वो भी खाली होती है तो उसके बाद में कौन संभालता है सीट, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन संभालता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वो जो राष्ट्रपति की सीट है वो संभालते हैं। तो अगर उनकी भी जो सीट है, उनकी जो मुख्य न्यायाधीश की भी सीट खाली है तो उसके बाद में कौन संभालते हैं, जो हमने पहले किया था सीनियर मोस्ट जज। इसी तरह जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये पहले नंबर पे तो आता है वाइस प्रेसिडेंट, ये कार्य करते हैं। इनकी सीट जो अगर खाली होती है तो मुख्य न्यायाधीश, अगर इनकी सीट खाली होती है तो सीनियर मोस्ट जज जो कार्य संभालते हैं। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज तक जो जाना पड़े या इनको कार्य संभालना पड़े। इसी तरह जो एक बार हुआ था जब मुख्य न्यायाधीश अपने जो राष्ट्रपति बने थे, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति की सीट संभाली थी, वो थे एम हिदायतुल्ला। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति की सीट संभाली थी, एम हिदायतुल्ला। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो ये एकमात्र न्यायाधीश थे। तो इन्होंने सीट कब संभाली थी राष्ट्रपति की, तो वो संभाली थी 20 जुलाई 19
1969 में, 1969 में। और कब तक संभाली थी? वो संभाली थी 24 अगस्त 1969 को। मीन्स लगभग एक महीना समझो, एक महीने तक की संभाली थी एम हिदायतुल्लाह ने, जो राष्ट्रपति की सीट। तो ये थी जो राष्ट्रपति की जब सीट खाली हो जाती है और उसको कैसे भरा जाता है, तो ये सारा प्रोसेस था। 62 में आर्टिकल में दिया गया है ये सब। अब हम आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 71 आर्टिकल 71 1 सेकंड। आर्टिकल 71 में दिया गया है राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसमें कोई विवाद हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है तो उसकी संबंधित ये आर्टिकल 71 है। चुनाव संबंधी विवाद या फिर कह सकते हैं हम झगड़ा हो जाता है, तो ये आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद आर्टिकल 71 में दिए गए हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के संबंधित अगर चुनाव में कोई भी विवाद होता है, कोई भी झगड़ा होता है, तो चुनाव संबंधी कोई भी विवाद का निर्णय लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो कौन लेता है? वो लेता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके झगड़ों से संबंधित जो डिसीजन लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है कोई भी, तो वो डिसीजन जो अंतिम होता है सुप्रीम कोर्ट का, अंतिम होता है। जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है वो मानना पड़ता है कि ये सही है या फिर ये उम्मीदवार गलत है। ये उम्मीदवार में झगड़ा कौन सा होता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें उम्मीदवार की जो योग्यता के बारे में या हो गया, या फिर कुछ ऐसे कई झगड़े होते हैं जिनके बारे में आर्टिकल 71 में दिया गया है। तो ये आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो आर्टिकल हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट है 72, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप नोट करते जाइएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ आर्टिकल वो इम्पोर्टेंट है। तो 72 में क्या दिया गया है आप ही बताइएगा ज़रा, 10 सेकेंड के लिए आपको टाइम है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में दिया गया है फांसी की सज़ा माफ़ करना। क्या दिया गया है? फांसी की सज़ा माफ़ करना, या फिर हम कह सकते हैं समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 72 में। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है? समाधान की शक्ति। तो आर्टिकल 72 के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो किसी भी अपराधी व्यक्ति होता है उसको उस दंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। तो इस शक्ति का जो प्रयोग है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? फांसी की सजा माफ़ करनी हो या कोई क्षमा करना हो किसी को अपराधी दंड को, तो वो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ही ये जो शक्ति का प्रयोग करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, आपको पता ही है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक नामात्र का ही मुखिया होते हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही सभी कार्य करते हैं। कोई भी कानून बनाना होता या कोई सिग्नेचर करने होते हैं, कोई भी कार्य करना होता है, कोई शक्ति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले जो मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उसके बाद में ही कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति है जो वो कौन सी जो शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को, सजा या फिर समाधान की शक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो सेना न्यायालय होता है, सेना न्यायालय जो आर्मी कोर्ट होता है, आर्मी कोर्ट के द्वारा जो दिया गया दंड, किसी भी व्यक्ति को आर्मी कोर्ट के द्वारा जो भी
दंड दिया जाता है तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। सेकंड पॉइंट आता है कि जो सजा है वो सेंटर के विषय से संबंधित है, सेंटर के विषय से संबंधित है। कोई भी विषय है जो सेंटर के विषय हैं उनके उसके विरुद्ध किसी जो विषय है उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अपराध के लिए जो राष्ट्रपति है उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है या क्षमा कर सकता है, विषय के विरुद्ध अपराध को माफ़ कर सकता है। और थर्ड नंबर पे आता है कि जो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दी जाती है, मृत्यु दंड, तो उसको भी मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, ठीक है। तो जो मृत्यु दंड की शक्ति है तो इस शक्ति के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो व्यक्ति को, जो अपराधी व्यक्ति होता है उसको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। मीन्स उसको पूरी तरह निर्दोष हो जाता है वो व्यक्ति जब राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर देते हैं या उसके अपराध माफ़ कर देते हैं। तो मृत्यु दंड को ये भी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु दंड करता है तो उसकी जब वो याचना लगाता है या कोई जो राष्ट्रपति को कोई भी लेटर वगैरह लिखता है तो वो उस द्वारा राष्ट्रपति उसकी शक्ति को मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति के बारे में। अब हम जो आर्टिकल दोबारा रीड कर लेते हैं, हमने कौन कौन से आर्टिकल किए हैं आज। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल किया था आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया था? आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और सेकंड जो आर्टिकल 53 में क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में है। और आर्टिकल 54 में क्या दिया गया? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इलेक्शन कौन कौन इसमें भाग लेता है इलेक्शन में राष्ट्रपति के। और आर्टिकल 55 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन की नीति, कि राष्ट्रपति को निर्वाचन कैसे होता है, किस तरह से होता है, एक व्यक्ति कितने व्यक्ति को वोट देता है, तो वो इस 55 में दिया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल में है 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 57, तो इसमें है राष्ट्रपति के पद का पद के लिए जो री इलेक्ट हो सकते हैं राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार। नेक्स्ट आर्टिकल है 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 में क्या है? आर्टिकल 59 में है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने कार्यकाल के समय कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता है। एक जो राष्ट्रपति है वो 2-2 सीट ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो 60 आर्टिकल, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में है, शपथ कौन दिलाता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो 61 आर्टिकल, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 60 और 61। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये जो इसमें दिया गया है। और उसके बाद में हमने किया था आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में हमने क्या किया था? फुलफिल दी वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। जब वो राष्ट्रपति की जो सीट खाली हो जाती है तो उसके बाद में कैसे फिल की जाती है, उसको 6 महीने के बाद में वोट होते हैं या उसको कौन संभालता है, तो हमने ये उसमें पढ़ा था। उसके बाद में हमने किया था आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या दिए गए हैं? आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसको कौन निपटाता है? वो सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसके बारे में दिए गए हैं। और लास्ट आर्टिकल हमने किया था आर्टिकल 72, जिसमें दिए गए क्षमादान की शक्ति या फिर फांसी की सज़ा माफ़ करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। तो ये हमने इस कंप्लीट कर लिया इतना टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर कहिएगा पेड ग्रुप के बारे में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।